हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट से संबंधित पर्यावरण का ये 10वां प्रैक्टिस सेट है। सी टेट का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो हम लोग अपना पूरा फोकस करेंगे सी टेट पर। सीडीपी हो चाहे पर्यावरण हो, सबको एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और उसके जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, जब से ऑनलाइन हो रहा है तो लगभग 25 से 30 प्रैक्टिस सेट एक ही सीज़न के बन जा रहे हैं, तो उसको मॉक टेस्ट के रूप में करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। और अगर इनका पीडीएफ चाहिए आपको तो ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल है परीक्षा डेस्क के नाम से, अगर आप जाके टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। जो शिकारी होते हैं वो मगरमच्छ को मारकर इनकी तस्करी करते हैं, क्योंकि इनकी जो खाल होती है या इनकी जो त्वचा होती है, इसका तस्करी किया जाता है, जिससे बेल्ट, पर्स, जूते, जैकेट यानी ये सब महंगे महंगे उत्पाद बनाए जाते हैं और उनकी जो है अच्छी खासी रेट में बिक्री होती है। तो मगरमच्छ मार कर इसकी त्वचा का जो है तस्करी किया जाता है। त्वचा से ही ये सब चीज़ बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखाओं से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। यानी एक पक्षी है जो कोई छोटा सा पेड़ हो या फिर झाड़ी हो, उस पर ये अपना छोटा सा घोंसला बना लेता है और वो घोंसला जो है नीचे की तरफ लटका रहता है, तो उसे कहते हैं शक्करखोरा यानी कि सूर्य पक्षी। इसकी चोंच काफ़ी लंबी होती है और घुमावदार होती है। जो मादा होती है उनकी चोंच थोड़ा कम घुमावदार होती है लेकिन लंबी होती है। बाकी जो नर होते हैं उनकी चोंच लंबी और घुमावदार होती है। अगला प्रश्न, पौधे का वह भाग जो दांत के दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो दांत के उपचार में किया जाता है लौंग का उपयोग। ये लौंग का फूल होता है, इसका उपयोग किया जाता है दांत के उपचार में, क्योंकि इसमें एक एसिड पाया जाता है जिसे कहते हैं यूजिनाल एसिड। यही यूजिनाल एसिड एक एंटीसेप्टिक का काम करता है, जिससे दांत का जो दर्द होता है वो कम हो जाता है और उसके उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। हाथियों का एक झुंड होता है और इस झुंड का हमेशा जो मुखिया होता है वो जो सबसे उम्रदराज मादा हाथी होती है वही उसका मुखिया होती है। बाकी इसके ग्रुप में 10 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, चाहे नर हो मादा हो, बाकी अन्य मादा हाथियाँ होती हैं। जो नर हाथी होते हैं 12 से 14 वर्ष के ऊपर के जो होते हैं वो अलग समूह अलग से रहना पसंद करते हैं, वो अकेले रहते हैं। ग्रुप में मादा रहती हैं और बच्चे रहते हैं। सबसे उम्रदराज मादा हाथी ही उसका मुखिया होती है। अगला प्रश्न, रेल टिकट पर पीएनआर दर्शाता है। यानी कि जब आप एक टिकट लेते हैं रेलवे का, उस पर पीएनआर नंबर लिखा होता है। वो पीएनआर नंबर होता है 10 डिजिट का। तो 10 डिजिट का पीएनआर नंबर यात्री के नाम का रिकॉर्ड को दर्शाता है। पीएनआर का फुल फॉर्म ही होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी कि जो यात्री होते हैं उनके नाम का रिकॉर्ड होता है। वही 10 डिजिट पीएनआर में उसका सभी विवरण होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है। यानी इन चारों में से एक ऐसा है जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है। जैसे एक पहाड़ है या फिर पर्वत कह सकते हैं। पर्वत से पानी गिर रहा है तो इसे झरना कहते हैं। यही पानी आगे चलकर नदी का रूप ले लेता है। तो यानी पर्वत, झरना और नदी एक दूसरे से संबंधित है। झील जो है इसका संबंध इससे नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है। यानी इनमें से कौन सा है जो परजीवी पौधा है। पीपल स्वयं बहुत बड़ा वृक्ष होता है। अमरबेल इसका सही उत्तर होगा। अमरबेल आप इसे देख सकते हैं, यही अमरबेल का पौधा है जो हरा हरा दिख रहा है। ये टहनी धागे नुमा संरचना होती है। जिस पेड़ पर ये लग जाते हैं उस पूरे पेड़ पर अपना अधिग्रहण कर लेते हैं, अपना आधिपत्य कर लेते हैं। पूरे पेड़ को खुद की जाली के नुमा बनाकर उसको ढक लेते हैं, तो इसे कहते हैं अमरबेल का पौधा। ये धागे नुमा संरचनाएँ होती हैं। अगला प्रश्न, पटसन यानी जूट का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। जूट का रेशा, जूट को ही पटसन कहा जाता है। इसे उसके तने से प्राप्त किया जाता है। ये जूट का जो पौधा होता है इसे काट कर खेतों में छोटे छोटे बंडल बनाकर रख दिए जाते हैं। फिर उसमें पानी भर दिया जाता है, या तो फिर इसके बंडल को ले जाकर कहीं पानी में डुबा दिया जाता है। कुछ दिन बाद जब इसको उठाया जाता है तो इसकी टहनियाँ सड़ जाती हैं और इसके ऊपर जो धागे होते हैं उसको किसान अलग कर लेते हैं और उसको सुखवा कर इसे जूट बना लेते हैं, जो बोरा बनाने और रस्सी बनाने के काम आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको बीजपत्र कहते हैं। यानी इनमें से वो कौन सा है जिसे बीजपत्र कहते हैं। बीजपत्र कहते हैं बीज पत्ती को। इसको फिगर के माध्यम से समझिए। बीजपत्र को ही कॉटिलीडन भी कहते हैं,
या फिर बीज पत्ता कहते हैं। यह बीज का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। बीज का अंकुरण होने के पश्चात यही पौधे का रूप ले लेता है, यानी कि जो पहला पत्ता आता है बीज का अंकुरण होने के बाद, यही होता है बीज पत्र। यही आगे चलकर पौधे का रूप ले लेता है। बीज पत्र के आधार पर जैसे बीज दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मोनोकाटिलिडन, एक होता है डाइकाटिलिडन। मोनोकाटिलिडन यानी एक बीज पत्री, डाइकाटिलिडन यानी दो बीज पत्री। एक बीज पत्री में केवल एक ही बीज होता है, जैसे गेहूँ हुआ, चावल हुआ, मक्का हुआ, ये सब देखेंगे तो एक ही दाना होता है, इसमें दो दाने नहीं जुड़े होते हैं। जबकि सरसों हुआ, मटर हुआ, अरहर हुआ, आम के बीज हुए, इस सब में आप देखेंगे तो जब ऊपर का आवरण हटाएंगे देखेंगे अंदर दो बीज रहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं दो बीज पत्री और इसे कहते हैं एक बीज पत्री। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी इनमें से कौन सा है जो फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला जीवाश्म ईंधन होता है, जो बहुत वर्ष तक यानी हजारों वर्ष तक, लाखों वर्ष तक जो लकड़ी होती हैं दबी रहती हैं ज़मीन के अंदर, वो कोयले के रूप में हो जाती हैं। पेट्रोलियम भी होते हैं जो जीवाश्म रहते हैं, जो जीवधारी होते हैं, मिट्टी में दबकर वो पेट्रोलियम हो जाते हैं। प्राकृतिक गैस भी उसी का उदाहरण होता है, लेकिन लकड़ी जो है ये जीवाश्म नहीं होती है। अगला प्रश्न, पौधे के ऊपरी भाग से वाष्प के रूप में जल की क्षति को क्या कहते हैं, यानी जो पौधे होते हैं वो ज़मीन से जल को अवशोषित करते हैं और ऊपर जाके वाष्पोत्सर्जन कर देते हैं, तो इस क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। अगर आप इसको फिगर में देखेंगे तो ज़मीन है, मिट्टी में H2O होता है, ये जड़ों द्वारा, रोम द्वारा पौधे अपने अंदर लेते हैं, सूर्य के प्रकाश में H2O का वाष्पोत्सर्जन कर देते हैं। पत्तियों के निचली लेयर में स्टोमेटा होता है। यही स्टोमेटा, जैसे दो सेल होते हैं, ये अलग अलग पौधों में अलग अलग साइज़ के स्टोमेटा होते हैं और उनके खुलने का समय अलग अलग होते हैं। जब यही स्टोमेटा खुलते हैं और सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो गर्मी की वजह से जो वाष्पोत्सर्जन होता है इसी स्टोमेटा से होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। परंपरागत स्रोत का मतलब होता है ऊर्जा का वह स्रोत जो परंपरागत है और आगे चलकर वो समाप्त हो सकता है, जैसे पेट्रोलियम हुआ, जीवाश्म ईंधन हुआ, कोयला हुआ, ये सब जो हैं परंपरागत स्रोत हैं। सौर ऊर्जा, ज्वार या भाटा, ज्वार भाटा के आने का मुख्य कारण होता है चंद्रमा का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का कार्य करना। भूगर्भीय ऊष्मा, ये सभी गैर परंपरागत होते हैं, ये कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं। अगला प्रश्न, हिमालयन मेपल एक औषधि पौधा है जो कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे किस समूह में रखेंगे। जब भी कोई पौधा किसी क्षेत्र के नाम से होता है यानी वह उस स्थान विशेष का पौधा होता है, इसलिए उसे कहा जाता है कि यह स्थानिक पौधा है। ये मेपल जो है हिमालयन क्षेत्र का है, इसलिए इसे हिमालयन मेपल कहते हैं, और हिमालय एक स्थान का है इसलिए इसे स्थानिक पौधा कहते हैं। ये मेपल एक औषधि पौधा है। अगला प्रश्न, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है, यानी कि पृथ्वी से जो छोटा ग्रह है वो कौन है। इन चारों में से देखा जाए तो बुध जो है पृथ्वी से छोटा होता है। कई बार जो है इनके रंगों को पूछ लेता है कि कौन सा ग्रह किस रंग का होता है। जैसे पृथ्वी है तो ये नीले रंग की होती है, इसका कारण है कि पृथ्वी पर 70% से अधिक जल पाया जाता है। आप याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। मैं नीली, पति है पीले, शुक्र बहन चमकीली, शनि है काला, लाल है मंगल और वरुण पर हरियाली है। यानी कि पृथ्वी यानी कि मैं नीली, बृहस्पति यानी पति पीले हैं, ये पीले रंग का है, शनि है काला है, शनि काला है, मंगल लाल है, शुक्र जो है ये चमकीला है और जो अरुण होता है ये हरा होता है। अगला प्रश्न, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, यानी कि जो मानसरोवर है मानपास से तिब्बत में जो नदी निकलती है उसे कहते हैं सांगपो। ये आती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग दिबांग कहा जाता है। उसके बाद इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। तो तिब्बत की सांगपो को कहते हैं ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, मकर रेखा है, भूमध्य रेखा होता है, भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 अंश पे होता है कर्क रेखा और 23.5 अंश पे होता है नीचे मकर रेखा। तो मकर रेखा जो है भूमध्य रेखा से दक्षिण में है। अगर आप इसे मैप पे देखेंगे ग्लोब पर, अगर आप इसे जानने का प्रयास करें, ये भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश पर होती है और 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पर होती है कर्क रेखा और 23.5 अंश दक्षिणी स्थान पर होती है। अगला प्रश्न, किस देश के संविधान से संविधान की प्रस्तावना को लिया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना को लिया गया है USA यानी अमेरिका के संविधान से। जैसे भारत का संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग, वैसे ही अमेरिका के प्रस्तावना की शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ अमेरिका।
तो अगर देखा जाए और किस देश से क्या क्या लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जर्मनी का था हिटलर, हिटलर के राज में हमेशा आपातकाल लगा रहता था, तो जर्मनी का आपातकाल। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं थी। फ्रांस से था गणतंत्रात्मक व्यवस्था। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अमेरिका से मौलिक अधिकार और संविधान की प्रस्तावना। रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य को। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची को। और ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण और एकल नागरिकता। अगला प्रश्न, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात के दो चीज़ें बहुत फेमस हैं, एक है जंगली गधे और दूसरा है गिर के शेर, यानी कि गिर के शेर और वहाँ के गधे दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये हैं गुजरात गिर के जो है गधे। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जन गण मन को अपनाया था। राष्ट्रीय गान के जो रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। मूल जो राष्ट्रीय गान जन गण मन जो था, इसकी रचना जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बांग्ला भाषा में रचित की थी। वर्तमान में जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो है आमार सोनार बांग्ला, उसके भी रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी ही थे। अगला प्रश्न, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी 23 जुलाई 1927 से। 23 जुलाई 1927 से तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने बॉम्बे प्रसारण केंद्र से इसकी शुरुआत की थी। आज़ादी के पहले भारत में कुल 9 रेडियो स्टेशन थे। पाकिस्तान का बंटवारा हो जाने के बाद 6 रह गए, 3 पाकिस्तान में चले गए थे। वर्तमान में भारत में 99% आबादी तक रेडियो की पहुंच है और लगभग ऐसे 100 देश हैं जहां तक रेडियो की पहुंच है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? यानी इसमें से कौन सा एक भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़ है, लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है, लेकिन मणिपुर जो है ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बल्कि ये एक पूर्ण राज्य है। जैसे इस समय वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला है जम्मू एंड कश्मीर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दादर नागर हवेली हो गया, दमन एंड दीव इसमें मिला दिया गया है, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, लद्दाख और दिल्ली, ये 8 यूटी हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कच्चे तेल के उत्पादक हैं? इसमें से 2 राज्य हैं ऐसे जोड़े हैं जो कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं, तो ये है गुजरात और तमिलनाडु। अगला प्रश्न, संगमरमर कैंसर की घटना का कारण क्या है? संगमरमर कैंसर का मतलब है कि एसिड की वजह से संगमरमर का जो क्षरण हो रहा है, उसके रंग में जो परिवर्तन हो रहा है, उस पर जो प्रभाव पड़ रहा है, दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उसे कहते हैं संगमरमर कैंसर। जैसे जो अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा में 2 अम्ल होते हैं, एक होते हैं H2SO4 और एक होता है HNO3, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस से। यही सल्फर डाइऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में। यही सल्फ्यूरिक एसिड संगमरमर पर प्रभाव डालती है, जिसकी वजह से आज जो है ताजमहल का रंग आप देख सकते हैं संगमरमर से बना है। तो पहले कितना सफ़ेद था, अब धीरे धीरे इसका रंग जो है पीला पड़ने लगा है। तो इसका जो प्रमुख प्रभाव है इसका होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, और इसका उत्तर अगर देखें तो हो जाएगा अम्लीय वर्षा। अगला प्रश्न, भूपर्पटी में सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है? अगर पूछ ले कि भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। और अगर पूछे कि भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो हो जाएगा वो, जैसे आप देखेंगे तो जो सबसे ऊपर की पट्टी होती है वो होती है Cl यानी सिलिकॉन एल्युमिनियम, उसके बाद होता है सीमा, नीचे का होता है सीमा, होता है सिलिकॉन, Al फार होता है एल्युमिनियम और सी फार होता है सिलिकॉन, फिर होता है Ma फार मैग्नीशियम। तो सिलिकॉन एल्युमिनियम और सिलिकॉन मैग्नीशियम जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद हो जाता है वो एल्युमिनियम, धातु में हो जाता है एल्युमिनियम। लेकिन अगर तत्व पूछ ले तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण की घटना होती है? सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, सूर्य जो है चंद्रमा की आड़ में छिप जाता है, तो इस ऐसी घटना को कहते हैं सूर्य ग्रहण। तो इसका उत्तर अगर देखें, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है, बी इसका राइट आंसर होगा। इसको अगर आप समझने का प्रयास करें, जैसे पृथ्वी है, जब चंद्रमा चक्कर लगाते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो आप देखते होंगे सूर्य ग्रहण में
चंद्रमा बीच में होने की वजह से चंद्रमा का काला भाग पृथ्वी की तरफ होता है तो अंधेरा सा दिखता है और सूर्य जो है इसके पीछे छिपा रहता है, सूर्य को हम देख नहीं पाते हैं। तो ऐसी घटना को कहते हैं सूर्य ग्रहण, यानी सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला होता है आयोजित होता है सोनपुर, बिहार में। अगला प्रश्न, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में होता है? तो समता के अधिकार का उल्लेख जो है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। अगर इसको आप ट्रिक के माध्यम से समझना चाहें कि कौन कौन सी चीज़ का अधिकार अनुच्छेद कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो आप देखेंगे इसका जो प्रमुख ट्रिक है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। समस्त में आप देखेंगे सम और अस्त अलग अलग है, शोध में देखेंगे शो और ध अलग है, सम से देखेंगे समता तथा समानता का अधिकार, ये हो जाता है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। और अस्त में देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, ये हो जाता है 19 से लेकर 22 तक। शो में देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये होता है 23 और 24। ध से देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये होता है 25 से लेकर 28 तक। संस्कृति से देखेंगे संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, ये होता है 29 से लेकर 30 तक। उपचार यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये होता है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो इसको आप याद रखें, परीक्षा में अक्सर ऐसे पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है, यानी मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं और यानी कि वर्षा के किस रेंज में पाए जाते हैं? तो मानसूनी वन जो होते हैं वो 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। मुख्य रूप से अगर भारत में देखा जाए तो जो केरल राज्य है, केरल इसके आसपास के क्षेत्र में यहाँ पे मानसूनी वन है। पूर्वोत्तर राज्य हैं जैसे मेघालय हो गए, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गए, यहाँ के क्षेत्रों में भी मानसूनी वन पाए जाते हैं। तो भारत के 2 क्षेत्र प्रमुख हैं। अगला प्रश्न, जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, क्योंकि एशिया महाद्वीप में ही भारत और चाइना जैसे देश हैं। वर्तमान में अभी हाल ही में भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। तो जिस महाद्वीप में चीन और इंडिया जैसे देश हो वही महाद्वीप जो है जनसंख्या में सबसे आगे होगा। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है एशिया में, उसके बाद अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर ओशिनिया। तो इसका उत्तर होगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न, प्रोटीन अणुओं की इकाई है। जो प्रोटीन होते हैं ये अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। लगभग कुल 29 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बनता है, जिसमें से 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो अति महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि जो अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं वो 10 होते हैं। तो पूछा है कि प्रोटीन अणुओं की किस अणुओं की इकाई है, तो ये अमीनो अम्ल की। ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रोटीन जो है किनका बहुलक होता है, तो उसका तो उत्तर होगा अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस, क्रेन। सारस या फिर इसे क्रेन भी कहते हैं। अक्सर कहा जाता है कि ये पक्षी जो हैं जोड़े में रहते हैं, यानी कि नर और मादा हमेशा एक साथ रहते हैं। और ये भी इनके बारे में कहा जाता है कि जब कभी भी इसमें से चाहे नर या फिर मादा किसी का अगर देहांत होता है तो दूसरा भी अपना प्राण त्याग देता है। दोनों में इतना प्यार होता है। यही सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।